Hello, 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 everyone, boys, girls and students. मैं उज्जवल सर आप सबका स्वागत करता हूं मेरे इस चैनल पर जिसका नाम है न्यू एडुकेयर। और आप यहां बहुत सारे प्रकार के अलग अलग सब्जेक्ट्स के नॉलेज प्राप्त करते हैं। सो दिस इज द प्लेटफॉर्म वेयर यू आर हेयर, आई एम हेयर। ओके, सो आज हम लोग आपके लिए क्या लेकर आए हैं वो आप बिल्कुल हेडलाइन में देख पा रहे हैं। सो उसी को लेकर के हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग बच्चों कुछ रिमेनिंग ना फर्स्ट पार्ट में कुछ रिमेनिंग रह गए थे। ठीक है, एक बात मैं और आपको और बता दूं कि जो 7th चैप्टर है आपका और जो 5th चैप्टर है उसके लिंक मैं इस वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। सो उसके कुछ डेरिवेशंस आपके अगर फंसते हैं तो यू कैन गो देयर एंड यू कैन टेक द एडवांटेज ऑफ दैट वीडियोस। ठीक है, 5th और 7th चैप्टर के। ओके, जो कोई भी आपके डेरिवेशंस फंसते हैं तो आप उस वीडियोस का मैं लिंक इस वीडियोस में डाल दूंगा, उसको जाके देख सकते हैं। तो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक 6th चैप्टर के। ठीक है, 2-3 डेरिवेशंस है उसे और कुछ एक डेरिवेशंस 8th चैप्टर का है उसे। ठीक है, तो चलिए लेट्स स्टार्ट। चलिए, तो बच्चों हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एंड सबसे पहले लेके आ रहे हैं हम आपके लिए 6.6 का एक टॉपिक है जिसका नाम है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। ओके, सो इसको हिंदी में कहा हमने तो हम कह सकते हैं गतिक विद्युत वाहक बल। ठीक है जी, इसकी एक छोटी सी प्यारी सी डेरिवेशन है बच्चों। ओके, हाँ जी, तो गतिक विद्युत वाहक बल के लिए बच्चों एक सिंपल सा साधारण सा हम लोग क्या बना रहे हैं, एक पिक्चर्स बना रहे हैं। ठीक है जी, एक हम क्या बनाने जा रहे हैं, एक बच्चों हम लोग पिक्चर्स बनाने जा रहे हैं। ठीक है जी, एक हमने पिक्चर्स बना दिया। ओके, इस पर हमने एक बच्चों एक चालक का एक कंडक्टर कंडक्टर हमने क्या रख दिया, इस पर एक रड रख दिया। ठीक है, ये कंडक्टर क्या है, रड है। ठीक है, ये एक चालक का क्या है, छड़ है। ठीक है, ये हमने एक रेक्टेंगुलर शेप में लिया है। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर शेप्ड कंडक्टर। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर शेप्ड कंडक्टर लिया है हमने। ओके, ठीक है जी, और इस पर हमने क्या किया है बच्चों, ये जो रेक्टेंगुलर शेप है उसमें इसका लेंथ जो है वो दैट इज एल, स्मॉल एल। ओके बच्चों, यहां से लेके यहां तक जो डिस्टेंस है दैट इज एक्स। और क्या कर रहा है, ये जो हमारी ए और बी पार्ट की जो ये कंडक्टर रड है उसे मैं क्या कर रहा हूं, इस तरफ मोशन करा रहा हूं। ठीक है जी बच्चों, उसके साथ साथ क्या है कि हमारी मैग्नेटिक फील्ड दिखाई हुई है इसमें, किधर की ओर, क्रॉस से किधर दिखाते हैं हम लोग, अंदर की ओर। इसमें क्या है, एक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट की गई है। ठीक है जी, क्या की गई है, एक मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट की गई है, किधर की ओर। सो दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा है ये। ठीक है जी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड की क्या है, डायरेक्शन है, इधर की ओर है ये है इनसाइड, अंदर की ओर ना, इनसाइड है, अंदर की ओर है। ठीक है जी, चलिए, तो स्टूडेंट्स हमें क्या करना है, यहां से हमें यहां से निकालना है मोशनल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स निकालना है। ठीक है जी बच्चों, आपको पता है क्या, क्या पता है कि यहां पर ना ये क्या कर रहा है, इस तरफ इधर ए बी रड जो है वो अंदर की तरफ क्या कर रहा है, गति कर रहा है, मोशन कर रहा है। ठीक है जी, तो बच्चों क्या होता है कि यहाँ मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है। ठीक है जी, और इस रेक्टेंगुलर शेप जो हमारे पास क्या है, कंडक्टर है, उसे हमने इस तरीके से रखा है कि उसकी जो एरिया है वो भी क्या है, इस तरह से रखा है हमने। एक्स एंड ये किस प्लेन में है, ये एक्स वाई प्लेन में है। कौन है एक्स वाई प्लेन में जी, ये कंडक्टर है। और आपकी जो मैग्नेटिक फील्ड है वो किस प्लेन में है, ये जेड प्लेन में है।
अंदर की ओर है, ठीक है। और ये किस में रखा हुआ है, एक्स एंड वाई प्लेन में, ठीक है जी। तो एक्स वाई प्लेन में रखा हुआ है, ये एक्स वाई से बना हुआ प्लेन में रखा हुआ है, तो इसकी जो एरिया की डायरेक्शन होगी वो किधर होगी, या तो इनसाइड या आउटसाइड, ऐसे रखा हुआ है ये। तो किसी भी इस तरह से, है ना, इस तरह से रेक्टेंगल के लिए एरिया का डायरेक्शन किधर हो सकता है, इस सरफेस के, ठीक है, परपेंडिकुलर, या तो बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर, ठीक है जी। तो इसकी एरिया की जो डायरेक्शन है ना, इसकी एरिया की जो डायरेक्शन है, एरिया का जो डायरेक्शन है वो किधर ले रखे हम लोग, इनसाइड ना। दो तरफ डायरेक्शन होगी इसकी, इनसाइड होगी, आउटसाइड होगी। हम कौन सा ले रहे हैं, इसकी इनसाइड ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि जिस मैग्नेटिक फील्ड की जिधर दिशा है ना, उसी दिशा में ले लेंगे तो एक सुविधाजनक स्थिति होगी। दो दिशा हमारे पास अवेलेबल है। इस तरह से सरफेस के लिए दो डायरेक्शन है, या तो एक बाहर की ओर या फिर अंदर की ओर। जो सुविधाजनक लगे वो आप ले लीजिए। तो हम कौन सा ले रहे हैं, अंदर की ओर। इससे क्या होगा, मैग्नेटिक फील्ड भी इनसाइड है, एरिया का डायरेक्शन भी इनसाइड है। तो क्या होगा बच्चों, हम लोग यहां से ना फ्लक्स निकाल सकते हैं। सो फ्लक्स ना, फ्लक्स क्या होगा, 5 में होता है बी ए कॉस थीटा। फ्लक्स का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, बी ए कॉस थीटा, ठीक है जी। हाँ, मतलब इस ए बी वाले रड के मोशन करने के कारण से यहां पर इससे संबंधित फ्लक्स होगा, एक क्या होगा, बी ए कॉस थीटा, ठीक है जी। सो स्टूडेंट्स, यहां पे एरिया क्या लिख सकते हैं, एरिया लिख सकते हैं यहां पर, इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। तो लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ ना। और थीटा, अभी मैंने बोला है कि इलेक्ट्रिक फील्ड जिस डायरेक्शन में, सॉरी, मैग्नेटिक फील्ड जिस डायरेक्शन में है उसी डायरेक्शन में ये एरिया भी है। मतलब ये थीटा क्या है, ये थीटा है एंगल बिटवीन बी एंड ए, ठीक है जी। बी वेक्टर एंड ए वेक्टर के बीच का डायरेक्शन है ये, ओके। तो अगर दोनों एक ही दिशा में है तो थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री हो जाएगा। तो इसीलिए cos 0 का वैल्यू कितना होता है, 1 होता है जी, ठीक है। सो बच्चों यहां से आ जाएगा बी एल एक्स किसके बराबर, 5 बराबर, ओके। अब आपको बहुत अच्छे से पता है कि इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, प्रेरित विद्युत वाहक बल बराबर में क्या होता है, माइनस डी फाई अपॉन में डी टी, ठीक है जी। तो बच्चों आप यहां से क्या निकाल सकते हैं, यहां निकाल सकते हैं आप फाई का वैल्यू लाके रख दीजिए यहां पर। दिस इज फर्स्ट एंड दिस इज सेकंड समीकरण ना। तो फर्स्ट और सेकंड को अगर आप ट्रीट करेंगे तो क्या आ जाएगा, आ जाएगा जीटा इक्वल्स टू माइनस डी फाई, फाई की जगह आ जाएगा, है ना, डी तो रहेगा ही रहेगा, डी अपॉन में डी टी रहेगा, और अंदर क्या आ जाएगा फाई की जगह पे बी एल एक्स, बी एल एक्स, ओके स्टूडेंट्स। तो यहां पर क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है हमारा वो यूनिफॉर्म है, एक समान है। जो चीज एक समान रहे वो डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा। तो बाहर कौन कौन आएगा, बी आ जाएगा। और एक समान कौन है, लेंथ, लेंथ हमारी चेंज नहीं हो रही है तो लेंथ भी बाहर आ जाएगा। अंदर कौन बचेगा, डी एक्स अपॉन में डी टी। एक्स यहाँ चेंज हो रहा है, देख लीजिए। अगर ये ए बी रड अगर अंदर की ओर गति करेगा तो यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस है एक्स। अगर ये अंदर आएगा तो एक्स क्या हो रहा होगा, घट रहा होगा। इसीलिए एक्स चेंज हो रहा है टाइम के साथ, है ना। और आपको अच्छे से पता है डी एक्स अपॉन में डी टी क्या बन जाता है, वी बन जाता है, ठीक है जी। और यहाँ पर एक्स डिक्रीज हो रहा है, इसीलिए वी भी क्या होगा, डिक्रीज होगा। डिक्रीज को हम लोग दिखा देते हैं माइनस से। तो एक माइनस यहाँ है, एक माइनस यहाँ से आएगा, ठीक है जी। सो डी एक्स अपॉन में डी टी बराबर में क्या हो जाएगा, माइनस भी। क्यों होगा, माइनस का मतलब है डिक्रीज होना, प्लस होता तो इंक्रीज होता। एक्स क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। यहां पर जैसे ही पीछे आएंगे तो एक्स क्या हो रहा होगा, एक्स में कमी आ रही होगी। एक्स में कमी आएगी तो भी में भी कमी आएगी। भी के कमी को हम किसे दिखा रहे हैं, माइनस से। माइनस से माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। सो ये आ जाएगा बी एल और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, वी। सो बच्चों आप देख लीजिए यहां से जीटा का वैल्यू आ चुका है, कितना आ चुका है जीटा का वैल्यू, जीटा का वैल्यू आ चुका है बी एल वी। और इसी को जीटा को ही बोलते हैं हम लोग इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है जी। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन था जो मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। ये मोशन करने के कारण से, रड के मोशन करने के कारण से क्या है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो गया है, किसमें, इस रेक्टेंगुलर शेप वायर में, सॉरी कंडक्टर में, ठीक है जी। इसमें क्या हो चुका है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो चुका है, ठीक है जी। जिसके कारण से क्या होगा, इसमें एक करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट इंड्यूस्ड हो जाएगा, करंट जो है वह स्टार्ट हो जाएगा चलना, ठीक है जी। चलिए, इतनी बात समझ में आ गई, मिटा दिया जाए इसे, इसे मिटाने का अधिकार दे दिया जाए हमें। चलो मिटा देता हूं। तो एक छोटा सा सिंपल सा डेरिवेशन था ये, ओके। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे हम लोग, 6th चैप्टर का।
तो हमने आपको जो है एक सिंपल डेरिवेशन समझा दिया, बाद में की एक लंबा वीडियो जो आप लोग प्राप्त कर चुके हैं, दैट इज 5 आवर्स का। ठीक है, बहुत सारे हमने चैप्टर्स कवर किए हैं इसमें। 5th चैप्टर का और 7th चैप्टर का मैं यहाँ पर क्या डाल दूंगा, मैं यहाँ पर लिंक डाल दूंगा, जो कि आप क्या कर सकते हैं अपने ही चैनल से उसके डेरिवेशंस देख सकते हैं, उस टॉपिक का डेरिवेशन देख सकते हैं। ठीक है जी, चलिए तो बच्चों आपको मैं आपसे नेक्स्ट टॉपिक लिए चलता हूँ 6.7.2। ठीक है जी, इसका नाम है सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस, ओके, जिसको हम लोग बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। ठीक है जी, हिंदी में बोलते हैं स्वप्रेरकत्व। ओके, सेल्फ इंडक्टेंस। सो सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है? ओके, देखिए सेल्फ इंडक्टेंस क्या होता है स्टूडेंट्स। ये है हमारे पास इंडक्टर, ये क्या है हमारे पास एक इंडक्टर है। ओके, इस इंडक्टर के अक्रॉस हमने क्या कर रखा है, एक बैटरी लगा रखा है। वोल्टेज कितना है, V है। जैसे ही करंट इसमें से होके जाएगा, करंट जाएगा, करंट इस तरह से जाएगा और यहां से निकलेगा और इधर चला आएगा ना। यस, तो क्या होगा बच्चों, जैसे ही इंडक्टर पे आप करंट को फ्लो करवाते हैं तो थोड़ी सी भी इसके अंदर करंट फ्लो होने से क्या होता है, इसके अंदर एक मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होता है। मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस होने से आपको पता है करंट कैरिंग वायर, विद्युत धारा वाही चालक के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो जाता है। इसके चारों ओर भी मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा। मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होने से क्या होगा, वो मैग्नेटिक फील्ड बार बार चेंज होगा। क्यों चेंज होगा, क्योंकि यहाँ पर वैल्यूज चेंज हो रही है ना। यहाँ वोल्टेज देने से करंट की वैल्यूज चेंज हो रही है, वैल्यूज चेंज होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, बी हमारा चेंज हो जाएगा। बी हमारा बदल रहा होगा, कम ज्यादा हो रहा होगा ना। बी चेंज होने से क्या हो जाएगा, यहाँ पर फाई चेंज होगा, क्योंकि फाइव आर में क्या होता है बी ए कॉस थीटा। बी चेंज हो रहा है, फाई चेंज होगा। फाई चेंज होगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसमें इस इंडक्टर वायर में एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाएगा, एक विद्युत वाहक बल उत्पन्न हो जाएगा। विद्युत वाहक बल का दिशा इस प्रकार होता है कि वह माइनस, ठीक है, माइनस की दिशा में, मतलब क्या है कि ये जो करंट है, इस करंट का फिर ये क्या करने लगता है, विरोध करने लगता है। ये जो इंड्यूस हुआ है, ये जो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो इंड्यूस हुआ है, जो प्रेरित हुआ है, उसका डायरेक्शन इस प्रकार होता है कि ये वास्तविक धाराओं का क्या करने लगता है, विरोध। ठीक है जी, हाँ, तो स्वप्रेरक समझ गए आप। मैं डेरिवेशन समझा रहा हूं, टॉपिक के बारे में आपको जो है वह हमसे रिक्वेस्ट करना पड़ेगा अगर आपको नहीं आती है तो। ठीक है जी, कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। चलिए मैं डेरिवेशन समझाता हूँ। क्या होता है बच्चों कि इसमें जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। जो करंट फ्लो हो रहा है उसी के प्रोपोर्शनल होता है फ्लक्स। ठीक है जी, इससे संबंधित फ्लक्स कितना होगा, तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई। और अगर अगर इस कुंडली का एन टर्न है, एन फेरों की संख्या है, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, एन फाइव। और ये N5 फ्लक्स अभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, करंट के। नंबर ऑफ टर्न बढ़ने से जो है करंट पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, करंट तो सेम रहेगा। तो इसीलिए फ्लक्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, करंट के। अगर n टर्न है इसमें, इसमें अगर n टर्न है, n फेरा है, n टर्न है, अगर इसमें n फेरों की संख्या है तो फिर फ्लक्स कितना हो जाएगा, N5। N5 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, I के। अब अगर आप डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को चेंज करते हैं इक्वल्स टू में, बराबर में, तो एक कांस्टेंट आता है। इस कांस्टेंट को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं, सेल्फ इंडक्टेंस। इसको क्या बोलते हैं जी, सेल्फ इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं जी, सेल्फ इंडक्टेंस बोलते हैं सर। यहां से सेल्फ इंडक्टेंस एल बराबर में क्या आ जाएगा एन फाइव अपॉन में आई। मतलब कहे तो एन टर्न से संबंधित फ्लक्स जो है और जो उसमें प्रवाहित धारा है, जो फ्लोइंग करंट है, उसका जो प्रोपोर्शनल होगा, सॉरी रेशियो होगा, वो रेशियो क्या होगा, सेल्फ इंडक्टेंस के बराबर होगा। तो सेल्फ इंडक्टेंस क्या है, ठीक है, एन टर्न्स ऑफ वायर हैज फ्लक्स एन फाइव एंड इट हैज आई करंट फ्लोइंग इन इट, देन द रेशियो ऑफ द एन फाइव एंड करंट, मतलब एन फाइव फ्लक्स एंड करंट का जो रेशियो होता है वही क्या होता है, सेल्फ इंडक्टेंस होता है। ये क्या है, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट टर्म है। ठीक है जी, यहां से एक इक्वेशन निकल के आया। अब समझिए बच्चों, अगर मैं ये कहूं, इसको मैं फर्स्ट बोल देता हूं, इसको मैं सेकेंड बोल देता हूं। ठीक है जी,
अब अगर मैं आपसे ये कहूं कि है ना इक्वेशन 1 को ऐसे भी कुछ लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है वो देखिए, N5 को क्या ऐसे नहीं लिख सकते हैं? अगर बच्चों इसकी जो टोटल लेंथ है वो कितना है, स्मॉल एल, ठीक है जी। और इसमें क्या है बच्चों, देखो हमें बहुत अच्छे से पता है, हमने चैप्टर में पढ़ रखा होगा क्या, कि स्मॉल एन बराबर में होता है कैपिटल एन और बटा में क्या, स्मॉल एल। ये क्या है सर, समझाता हूं। देखो ये स्मॉल एन क्या है, पर 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 यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न्स। ये देखो कैपिटल एन क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, स्मॉल एल क्या है, टोटल लेंथ। तो टोटल लेंथ और टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को डिवाइड करते हो तो क्या आता है, स्मॉल एन। स्मॉल एन फिर क्या हो जाता है, प्रति लंबाई फेरों की संख्या। पर यूनिट लेंथ कितना है फेरा, वो है स्मॉल एन, ठीक है जी। तो फिर कैपिटल एन बराबर में क्या आएगा, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है जी। तो अगर इसका पर यूनिट लेंथ प्रति लंबाई, अगर फेरों की संख्या इसका स्मॉल एन है और इसकी टोटल लेंथ स्मॉल एल है, तो फिर टोटल नंबर कितना हो जाएगा फेरों का, टोटल नंबर ऑफ टर्न कितना हो जाएगा, कैपिटल एन कितना होगा, स्मॉल एन और गुना में स्मॉल एल। तो कैपिटल एन की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल एन और गुना में स्मॉल एल। ये किसी जगह लिखा गया है, इसकी जगह पे लिखा गया है या नहीं है? चलो फाइव की जगह क्या लिख सकते हो, बी ए लिख सकते हो। चलो ठीक है, एन एल गुना में, देखो ये जो आपका इंडक्टर वायर है ना, ये जो प्रेरक तार है, वो एक सोलेनोइड की तरह व्यवहार करता है। किसकी तरह, सोलेनोइड, परिनालिका की तरह। और किसी भी परिनालिका का चुंबकीय क्षेत्र कितना होता है, वो होता है म्यू नोट स्मॉल एन एंड स्मॉल आई। याद रखना पड़ेगा, इसका भी एक छोटा सा सिंपल सा प्यारा सा डेरिवेशन है, ठीक है जी। ठीक है, सोलेनोइड के लिए बता रखा हूं, पीछे देखिएगा आप, ठीक है जी। तो बी का, किसका, बी का सोलेनोइड के परिनालिका के कारण से चुंबक क्षेत्र कितना होता है, म्यू नोट एन आई होता है, ठीक है जी। और उसके साथ मल्टीप्लाई में क्या है, एरिया। तो ये टोटल क्या हो गया, ये हो गया म्यू नोट, ये एन से एन मल्टीप्लाई हुआ एन स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल मल्टीप्लाई बाय आई स्मॉल मल्टीप्लाई बाय कैपिटल ए। ये हो गया हमारा फोर्थ समीकरण। अब क्या कीजिए, फोर्थ को सेकंड में लाके रखिए, ठीक है जी। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन 4 एंड 2, इक्वेशन 4 एवं 2 से आप इक्वेशन 4 एंड 2 को सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, स्मॉल एल बराबर में आएगा एन फाइव बटा में आई। एन फाइव का वैल्यू क्या आया है म्यू नोट एन स्क्वायर स्मॉल एल गुना में कैपिटल आई गुना में कैपिटल ए और बटा में क्या, कैपिटल आई से आई कैंसिल, इस तरह से स्मॉल एल का वैल्यू क्या आ गया, म्यू नोट एन स्क्वायर एल ए। सो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस। सेल्फ इंडक्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नोट एन स्क्वायर ए एल, ठीक है जी। सो दिस इज द डेरिवेशन फॉर सेल्फ इंडक्टेंस। क्या ये बात समझ में आई? चलिए ठीक है, मिटाता हूं, नेक्स्ट टॉपिक तक पहुंचता हूं, मिटा दिया जाए। चलो समझ में आ गया होगा ये भी डेरिवेशन कैसे कर सकते हैं हम, छोटा सा और प्यारा सा डेरिवेशन था। चलिए जी, उसके बाद हम पहुंचते हैं अब म्यूचुअल इंडक्टेंस पर, अन्योन्य प्रेरण पर, जो कि इसके पहला टॉपिक था, इससे पीछे था 6.7.1। पहले मैंने स्वप्रेरण समझाया है, उसके बाद आपसे अन्योन्य प्रेरण की बातें कर रहा हूं मैं। 6.7.1 है उसका टॉपिक, ठीक है, दैट इज म्यूचुअल इंडक्टेंस, ठीक है जी। कैसे कर सकते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस, देखिएगा इसका हिंदी क्या होता है, अन्योन्य प्रेरण। अन्योन्य प्रेरण हिंदी में बोलते हैं इसको अन्योन्य प्रेरण, ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं म्यूचुअल इंडक्टेंस। ओके, क्या होता है ये ध्यान से समझिएगा बच्चों। एक हमारे पास कॉइल है, एक कॉइल है, ठीक है, ओके। एक क्या है, इसी के, है ना, कोइसेंट्रिक ना, एक और कॉइल है हमारे पास, ठीक है जी। एक और कॉइल है हमारे पास, जो कि क्या है, ये दोनों एक दूसरे के क्या है, कोसेंट्रिक है। ओके, क्या है ये, कोसेंट्रिक। ओके, कोसेंट्रिक का मतलब क्या है, या कोएक्सियल, कोएक्सियल सोलेनोइड है। मतलब इस पहले वाले का, कौन से वाले का, पहले वाले का,
जो पहला सोलेनोइड बनाया है मैंने उसका रेडियस कितना है, उसका रेडियस है R1। ये जो दूसरा सोलेनोइड बनाया है मैंने उसका रेडियस कितना है R2। ठीक है जी, ओके। दोनों में करंट फ्लो हो रहा है, पहले वाले में कितना फ्लो हो रहा है, पहले वाले में फ्लो हो रहा है I1, दूसरे वाले में कितना फ्लो हो रहा है, इस वाले में कितना फ्लो हो रहा है I2। ठीक है जी, तो दो सोलेनोइड हैं हमारे पास जो कि कैसे रखे गए हैं, टू सोलेनोइड्स कोएक्सियल, टू सोलेनोइड, दो परिनालिका जो है वो रखी गई है कैसे, टू सोलेनोइड रखे गए हैं कोएक्सियल। ठीक है, एक ही अक्ष पे रखा गया है। ठीक है, इसका एक ही अक्ष है, इस दोनों को एक ही अक्ष पे क्या किया गया है, रखा गया है, एक ही अक्ष पे, एक ही एक्सिस पर ये दोनों सोलेनोइड लगे हुए हैं। ठीक है जी, दोनों में करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है जी, चलो इतनी बात समझ में आ गई। अब क्या है बच्चों कि जो हमारे पास पहले में जो फ्लक्स है, पहले में जो फ्लक्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है सेकेंड के करंट के कारण से। सेकेंड में जो करंट चेंज हो रहा है, सेकेंड वाले में, सेकेंड वायर में करंट चेंज होने से पहले वायर में एक फ्लक्स प्रोड्यूस हो जाता है, और ये पहले वाले में फ्लक्स प्रोडक्शन जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, सेकेंड में फ्लो होने वाले करंट के। ठीक है जी, अगर इसका एन टर्न है, N1 टर्न है, N1 फेरा है, तो N1 क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I2। फेरे बढ़ने से धारा पे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। ठीक है जी, सो N1 इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों, अगर इसको डायरेक्टली प्रोपोर्शनल को अगर इक्वल्स टू में चेंज किया जाए तो आएंगे एक कांस्टेंट, इस कांस्टेंट का नाम होगा M12। ठीक है, पहले वाले का, ठीक है, पहले वाले का दूसरे के अनुसार से क्या, म्यूचुअल इंडक्टेंस, मतलब यहां से हम लोग लिख सकते हैं M12 इक्वल्स टू, क्या लिख सकते हैं, I2 को उधर लेके आ गए तो N1 बटा में क्या, I2। ये एक समीकरण हो गया। ऐसा कीजिए, आप इसको एक समीकरण कह दीजिए एंड इसको एक समीकरण कह दीजिए। सो दो इक्वेशन आपको समझ में आ गई। चलिए अब क्या करते हैं बच्चों कि हम लोग जो है वो इक्वेशन 1 को कुछ इस प्रकार लिखते हैं। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले समीकरण कुछ इस प्रकार लिखते हैं। पहले समीकरण में क्या है, N1 ठीक है जी, N1 को क्या लिख सकते हैं बच्चों, N1 बराबर पे क्या लिखा जा सकता है, अगर इस सोलेनोइड का लेंथ कितना है, स्मॉल एल है, कितना है, स्मॉल एल। ठीक है जी, चलो तो N1 की जगह क्या लिख सकते हैं बच्चों, N1 गुना में स्मॉल एल, वही पहले वाली बात क्या, कि अगर अगर टोटल फेरा, टोटल फेरों की संख्या पहले कुंडली में कितना है, N1, और दोनों की लंबाई स्मॉल एल ही है, तो स्मॉल N1 बराबर में क्या हो जाएगा, कैपिटल N1 बटा में स्मॉल एल, कुल फेरों की संख्या, टोटल नंबर ऑफ टर्न डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितना है, स्मॉल एल, तो फिर यहां से कैपिटल N1 बराबर में क्या हो जाएगा, इस दोनों का मल्टीप्लाई, तो N1 गुना में L क्या आ गया, कैपिटल N1 आ गया, कैपिटल N1 आ गया। ठीक है जी, ये इसकी जगह पे। अब फाइ के जगह पे क्या आएगा, तो फाइ बराबर में होता है बच्चों, ये पहला फ्लक्स किससे संबंधित है, दूसरे से, तो हो जाएगा B2 मल्टीप्लाई बाय एरिया, किसका एरिया, पहले का एरिया। देखो पहले का एरिया, किसका एरिया, पहले का एरिया, क्यों, क्योंकि इसके एरिया से संबंधित है। चुंबकीय क्षेत्र तो दूसरे के कारण से है, दूसरे का धारा तो दूसरे का मैग्नेटिक फील्ड, संबंध किससे रख रहा है, पहले वाले एरिया से। समझ में आई बात, चलो ठीक है, ओके, बराबर N1 गुना में स्मॉल एल। ठीक है, यहां तक समझ में आई। B1 की जगह क्या लिखेंगे, म्यू नोट गुना में एन किसका, 2 का, क्योंकि अगर B2 है तो N2, और गुना में क्या, म्यू नोट एन आई किसका, I2 का, तो ये किसका वैल्यू है, ये है B2 का, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा, A1 का है ना, एरिया क्या होगा, देखो अगर इसका रेडियस, पहले का रेडियस R1 है तो इसका एरिया कितना हो जाएगा, पाई R1 का स्क्वायर, होगा या नहीं होगा, बोलो भाई। ये एक हेलिकल फॉर्म में है, एक सर्कुलर फॉर्म में है, तो एक सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर, तो A1 है तो R1 का स्क्वायर। समझ में आई बात, चलो अब अगर इसको थोड़ा सा और इकट्ठा करूं मैं, तो क्या लिख सकते हैं हम लोग इसको, N1 इक्वल्स टू क्या, म्यू नोट मल्टीप्लाई बाय N1 N2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट, L
multiply by what? I2 multiply by what? Pi Rn square, pi R1 का स्क्वायर. So this is equation number 3. ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं है. अब क्या है बच्चों, इस 3 को लाके सेकेंड समीकरण में रख दो, n1 5 1 की जगह रख दो, तो क्या आएगा? सो इक्वेशन 2 and 3 से, फ्रॉम 2 and 3 क्या लिख सकते हैं? 2 3 से लिख सकते हैं M12 इक्वल्स टू, यहां पर M12 क्या है बच्चों? कांस्टेंट है. इसी कांस्टेंट को क्या बोलते हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस. म्यूचुअल का क्या मतलब होता है? दो वायर के कारण से एक दूसरे में इंडक्टेंस आ जाना, प्रेरण आ जाना, वही है म्यूचुअल. म्यूचुअल का मतलब एक दूसरे के अनुसार से. ठीक है. सो M12 बराबर में क्या हो जाएगा? N151. तो N151 का ये वैल्यू है. क्या लिख देंगे यहां पर? यहां लिख देंगे म्यू नोट गुना में N1 गुना में N2 गुना में क्या? L गुना में क्या? I2 और गुना में क्या? पाई R1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या? डिवाइड बाय I2. सो स्टूडेंट्स I2 से I2 कैंसिल हो गया और इस तरह से M12 का वैल्यू क्या आ गया? म्यू नोट N1 N2, म्यू नोट N1 N2 मल्टीप्लाई बाय व्हाट? L और मल्टीप्लाई बाय व्हाट? पाई R1 का स्क्वायर. सो ये आ गया हमारे पास M12. देखो ये हमारे पास आ गया M12 की वैल्यू. कोई दिक्कत? ध्यान से देख लो. M12 की वैल्यू क्या आई है? म्यू नोट N1 N2 स्मॉल l पाई R1 का स्क्वायर. ठीक है जी. चलिए इतना मिटा दूं मैं, मिटा दूं. इतनी डेरिवेशन समझ में आ गई. चलो ये डेरिवेशन कैसे आया समझ में आ गया. पिछले वाले की तरह ही रिलेटेड था, है ना. चलो तो ये डेरिवेशन आपको समझ में आ गया है. अब करते हैं कुछ नेक्स्ट, इसी में कुछ नेक्स्ट वाली बातें, नेक्स्ट लेवल की बातें, है ना. चलिए नेक्स्ट लेवल की बातें क्या है वो देखिए बच्चों. हम बात करते हैं अब N252 की, N252 की. सो N252 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके? पहले वाले करंट के कारण से. पहले वाले कॉइल में जो करंट चेंज हो रहा है उसके कारण से दूसरे में फ्लक्स एस्टैब्लिश हो जाएगा, फ्लक्स स्थापित हो जाएगा. ठीक है जी. उसके बाद होगा N252 इक्वल्स टू, यहां पे कांस्टेंट आएगा जिसको हम क्या बोल सकते हैं? M21 बोल सकते हैं, दूसरे में पहले के कारण से. ठीक है जी. ओके चलिए अब क्या है, यहां से M21 इक्वल्स टू क्या लिख सकते हैं? M21 इक्वल्स टू लिख सकते हैं N252 डिवाइड बाय क्या? I1. सर ये M21 क्या है? ये M21 है बच्चों म्यूचुअल इंडक्टेंस. दूसरे में किसके कारण से? पहले के कारण से. पहले में करंट चेंज होने के कारण से दूसरे में एक जो है वह क्या है? कांस्टेंट टर्म प्रोड्यूस हुआ है जिसको हम लोग क्या बोल रहे हैं? म्यूचुअल इंडक्टेंस. क्या बोल रहे हैं जी? म्यूचुअल इंडक्टेंस. ओके. नो अफरा तफरी, कोई अफरा तफरी नहीं है. आप में कोई भय का डर नहीं है ना, अफरा तफरी का डर नहीं है ना आप में. चलिए फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 पहले वाले समीकरण से क्या लिखा जा सकता है? सर कुछ तो लिखा ही जाता होगा. क्या लिख सकते हैं? देखिए N252 इक्वल्स टू, ये जो N252 है, N252 को क्या लिख सकते हैं? N2 बराबर में क्या लिख सकते हैं बच्चों? लिख सकते हैं N2 गुना में स्मॉल l. सिंपल सी बात है. Phi2 बराबर में क्या लिख सकते हैं? Phi2 बराबर में लिखेंगे दूसरे में फ्लक्स है तो पहले वाले चुंबक क्षेत्र के कारण से, मल्टीप्लाई में एरिया. एरिया किसका? दूसरे का या पहले का? दूसरे का एरिया या पहले का? बताइए. सर जी एरिया तो पहले का ही होगा. पता है क्यों? सुनो बात. अगर पहले का चुंबकीय क्षेत्र तो पहले वाले चुंबक क्षेत्र किधर होंगे? देखो पहला वाला है हमारा बिल्कुल इस आकार का, इस आकार का. ठीक है जी. सुनो ध्यान से. पहले वाले में धारा के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होगा बच्चों, वो मैग्नेटिक फील्ड कैसा होगा? बिल्कुल उसी एरिया में बंद होगा, इसी एरिया में बंद होगा, इतने ही एरिया में बंद होगा भाई, इससे बाहर नहीं जाएगा. क्या आपने प्रॉपर्टीज नहीं पढ़ा है सोलेनोइड का? सोलेनोइड के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है वो सोलेनोइड के अंदर बंधा हुआ होता है. ठीक है जी. तो पहले में धारा चेंज होने के कारण से पहले का जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ है वो उसी के एरिया में बंद होगा, उससे बाहर नहीं आएगा, बाहर नहीं आता है. सोलेनोइड का मैग्नेटिक फील्ड
उसके बिल्कुल इनसाइड क्या होता है, एस्टेब्लिश्ड होता है, बाहर जीरो होता है। सोलेनोइड के बाहर मैग्नेटिक फील्ड जीरो होता है। तो पहले में करंट चेंज होने के कारण से, समझना है बहुत लॉजिकल वाली बात है, पहले में करंट चेंज होने के कारण से, पहले में करंट चेंज होने के कारण से पहले में ही क्या प्रोड्यूस होगा, मैग्नेटिक फील्ड। पहले में करंट चेंज होने के कारण से, पहले के कारण से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रहा है, वो मैग्नेटिक फील्ड केवल उसी के एरिया से संबंधित होगा, उससे बाहर नहीं आएगा। अरे दूसरे वाले के कारण से मैग्नेटिक फील्ड पूरा होगा, होगा या नहीं होगा, पूरा होगा, पूरी मैग्नेटिक फील्ड होगी, है या नहीं है। लेकिन जब आप इससे पहले φ1 निकाल रहे थे तो φ1 बराबर में क्या लिखे थे, φ1 बराबर में लिखे थे b1, ठीक है, सॉरी φ1 बराबर में लिखे थे b2, तो b2 क्या आ जाएगा, म्यू नोट n2 गुना में I2, फिर गुना में एरिया। तो एरिया किसका लिए थे भाई, चुंबक क्षेत्र तो इसका है, लेकिन उस चुंबकीय क्षेत्र कितने एरिया से संबंधित है, जिसमें क्या उत्पन्न कर रहा है, फ्लक्स। तो फिर भी एरिया A1 ही था, है तो चुंबक क्षेत्र इतना, लेकिन इतना चुंबकीय क्षेत्र थोड़ी ना फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है इस पहले वाले में। समझ में आई बात भाई, पहले का धारा तो पहले का चुंबकीय क्षेत्र, पहले का धारा तो पहले का चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे का धारा दूसरे का चुंबकीय क्षेत्र, तो दूसरे में धारा परिवर्तन होने के कारण से पूरे उसके सोलेनोइड में, इतने बड़े में, ठीक है, इतने बड़े में इसका क्या था, मैग्नेटिक फील्ड था। लेकिन जो फ्लक्स उत्पन्न कर रहा है वो कितना कर रहा है, वो स्मॉल वाले में जितना संबंधित है। समझ में आई। तो φ1 में भी क्या लिए थे, एरिया A1 ही लिए थे, दूसरे वाले में भी एरिया कितना ले रहे हैं, A1 ही ले रहे हैं। क्यों, क्योंकि ये मैग्नेटिक फील्ड केवल इतने से ही संबंधित होगा। समझ में आई बात, इतने में ही रहेगा, तो एरिया किसका लेंगे, A1 का। समझ में आई बात, ध्यान रखना इस बात को, ठीक है। चलो आ जाओ N2, अगर ये बात समझ में आ गई ना, खूंखार वाली बात, तो समझ में आ जाओ, मजा है। B1 बराबर में क्या आ जाएगा, म्यू नोट गुना में N1 और गुना में क्या, N1 और गुना में क्या, I1, और मल्टीप्लाई बाय A1, A1 की जगह क्या लिखेंगे, पाई गुना में R1 का स्क्वायर, बराबर में क्या लिख सकते हैं बच्चा पार्टी, म्यू नोट गुना में क्या, N1 गुना में क्या, N2 गुना में क्या, L गुना में क्या, I1, और गुना में क्या, पाई R1 का स्क्वायर। ये किसका वैल्यू है, N2 φ2 का, N2 φ2 का, बोलो हाँ या ना। इस N2 φ2 को बोल दो समीकरण नंबर, इक्वेशन नंबर 3, और अब 3 और सेकेंड को ट्रीट करो, तो सेकेंड और 3 से क्या आएगा, इक्वेशन 3 एंड 2, इक्वेशन 2 एंड 3, 2 एंड 3, 2 एंड 3 के इक्वेशन को ट्रीट करोगे तो क्या आएगा, आएगा सर M21 इक्वल्स टू, M21 इक्वल्स टू क्या, N2 φ2, तो N2 φ2 क्या है हमारे पास, N2 φ2 है म्यू नोट N1 N2, ठीक है, स्मॉल l I1 मल्टीप्लाई बाय क्या, पाई R1 का स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय क्या, I1, ठीक है जी। सो I1 और I1 कैंसिल, क्या आया हमारे पास, आया हमारे पास म्यू नोट N1 N2 मल्टीप्लाई बाय स्मॉल l मल्टीप्लाई बाय क्या, पाई R1 का स्क्वायर, ठीक है जी। ये देखो, सो M21 और M12 का वैल्यू सेम आया है, M21 और M12 का वैल्यू सेम आया है, तो इस तरह से कह सकते हैं कि कोएक्सियल सोलेनोइड के कारण से, कोएक्सियल सोलेनोइड के कारण से जो म्यूचुअल इंडक्टेंस उत्पन्न होता है, वो M12 और M21 भी क्या होता है, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है जी। M12 और M21 क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं, ठीक है जी, यस। तो आप ध्यान रखिए कि अगर आपसे चाहे दूसरे के कारण से म्यूचुअल इंडक्टेंस पूछे, चाहे पहले के करंट चेंज होने के कारण से पूछे, किसी के भी कारण से पूछे, भाई साहब दोनों का फॉर्मूला सेम होता है, वो क्या होता है, म्यू नोट, दोनों का नंबर ऑफ टर्न लेना है पर यूनिट लेंथ वाला नंबर ऑफ टर्न लेना है, मल्टीप्लाई बाय स्मॉल एल क्या है, टोटल लंबाई सोलेनोइड का, और पाई R1 क्या है, छोटे वाले का एरिया, छोटे वाले सोलेनोइड का, जिसकी रेडियस छोटा है उस वाले का एरिया लेना है। समझ में आ गई बात, तो इतना बात आप ध्यान रख सकते हैं, तो आप क्या निकाल सकते हो, आप कैपिटल M निकाल सकते हो। समझ में आई क्या बात, चलो इसको मिटाओ क्या, चलो भाई बच्चों, क्या एक बात पता है आपको, यहां से आप इसी फॉर्मूले को जो M21 है और जो M12 है उसको आप इस तरीके से लिख सकते हो, क्या लिख सकते हो सर,
सो क्या लिख सकते हो, सुनना क्या लिख सकते हो, महान बुद्धिमान जीवों M21 बराबर M12 बराबर M होगा। और क्या लिख सकते हो, लिख सकते हो दोस्त M बराबर म्यू नोट। स्मॉल n1 की जगह क्या लिख सकते हो, स्मॉल n1 की जगह लिख सकते हैं आप कैपिटल N1 और बटा में लंबाई, लंबाई कितना है L है। आप स्मॉल n2 की जगह क्या लिख सकते हो, कैपिटल N और बटा में स्मॉल l, नहीं लिख सकते हो क्या, उसके आगे क्या है स्मॉल l, उसके आगे क्या है पाई r1 का स्क्वायर। सो स्टूडेंट्स आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक l से l काट दो तो क्या लिख सकते हो, म्यू नोट कैपिटल N1 कैपिटल N2 गुना में क्या पाई r1 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या स्मॉल l। सो आप इसको इस तरीके से भी लिख सकते हो, ठीक है, कि अगर टोटल नंबर ऑफ टर्न दे रखा है दोनों का, दोनों क्वाइल का, तब तो फिर स्मॉल एल से डिवाइड करना, और अगर पर यूनिट लेंथ नंबर ऑफ टर्न दे रखा है तो फिर टोटल लेंथ से मल्टीप्लाई कर देना। ओके, चलो ये बात ध्यान रखना, ये दोनों फॉर्मूले को जो है वो मिक्स अप मत कर देना, ठीक है, ये दोनों फॉर्मूले को, यहां पर कैपिटल N1 N2 बटा में स्मॉल एल आएगा, ठीक है, मतलब टोटल टोटल लेंथ आएगा, और यहाँ पर N1 N2 स्मॉल N1 स्मॉल N2 के साथ ये जो है ना उसकी जो लेंथ है वो क्या आएगा मल्टीप्लाई में आएगा, ठीक है जी। चलो मिटा दूं मैं इसे, चलो तो ये बात भी समझ में आ गई, तो ये टॉपिक भी आपका क्या हो चुका है, खत्म हो चुका है, कोई ज्यादा जो है वह बहस वाली बात इसमें थी नहीं, ठीक है जी। आप सभी को मैं बता दूं कि फिफ्थ चैप्टर के डेरिवेशन और सेवंथ चैप्टर के डेरिवेशन का कोई भी सॉल्यूशन चाहिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने जो है वह फिफ्थ और सेवंथ चैप्टर के वीडियोस का लिंक डाल दिया है, पहले ही बनी हुई है इसकी वीडियोस, वहां से आप जाके देख सकते हैं, ठीक है जी। सो द नेक्स्ट डेरिवेशन क्या है बच्चों, नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट, नेक्स्ट है हमारे पास बच्चों क्या, कि इंडक्टर में, किसमें, इंडक्टर में ना, इसी स्वप्रेरक तार में इंडक्टर में, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी कितना होता है, उसकी भी एक छोटी सी प्यारी सी डेरिवेशन है, समझिएगा क्या होता है, ठीक है, स्टोर्ड एनर्जी, ओके, मतलब कहे तो क्या कि संग्रह ऊर्जा, संग्रह ऊर्जा किसमें, प्रेरक तार में कितना होता है, स्टोर्ड एनर्जी कितना होता है किसमें, इंडक्टर में, प्रेरक तार में, ठीक है, प्रेरक कुंडली में, प्रेरक कुंडली में, ठीक है, कितना होता है, तो देखिए कितना होता है बच्चों, क्या होता है कि आपको स्मॉल वर्क करना पड़ता है, किसके लिए, आपको पता है जैसे थोड़ा सा करंट गया ना इंडक्टर वायर में, थोड़ा सा करंट जाने से क्या होता है, एक इंड्यूस हो जाता है, क्या इंड्यूस हो जाता है, एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस हो जाता है, और इलेक्ट्रो फोर्स इंड्यूस होने से क्या होता है कि वो करंट का क्या करने लगता है, रिपल्स करने लगता है, विरोध करने लगता है, ऑपोजिशन करने लगता है, ठीक है, हाँ, तो रिपल्सन के कारण से क्या होता है कि वर्क करना पड़ता है करंट को फ्लो करने के लिए, किसमें, इंडक्टर वायर में, तो स्मॉल स्मॉल वर्क कितना करना पड़ता है, स्मॉल वर्क करना पड़ता है बच्चों, स्मॉल वर्क करना पड़ता है कितना, कितना करना पड़ता है बताओ बच्चों, इस बात को लिख सकते हैं वर्क डन पर यूनिट टाइम, इसको क्या कहे, रेट वर्क डन, क्या कह सकते हैं इसको, रेट वर्क डन, तो रेट वर्क डन को ही बच्चों हम लोग पावर बोलते हैं, और पावर बार में क्या होता है, पावर बार में होता है जीटा गुना में आई, जीटा का मतलब क्या होता है, वोल्टेज, वोल्टेज मल्टीप्लाई बाय करंट क्या ही होता है, पावर होता है, और पावर को क्या लिख सकते हैं, रेट वर्क डन, रेट वर्क डन ही है ना, ठीक है, कार्य का दर ही क्या होता है, शक्ति होता है, और शक्ति बराबर में क्या लिख सकते हैं, विभवांतर और गुना में धारा, ठीक है जी, नो प्रॉब्लम, चलो आगे बढ़ो। सो बच्चों यहां से लिख सकते हैं हम लोग डी डब्ल्यू बटा में डी टी इक्वल्स टू, जीटा का वैल्यू क्या लिख सकते हो बच्चों, बहुत अच्छे से जानते हो आप, जीटा बार में होता है क्या, जीटा बार में होता है डी फाइव अपॉन में डी टी, ठीक है जी, और इसमें मोड लगाने का मतलब क्या है कि आपको पता है जीटा बार में होता है माइनस डी फाइव बटा में डी टी, मोड लगाने से माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा, ठीक है, फाइव का वैल्यू क्या होता है, फाइव का वैल्यू होता है, ठीक है, फाइव बार में होता है दोस्त क्या, तो बहुत अच्छे से पता है आपको कि फाइव बार में होता है एल गुना में आई, होता है जी, सर जी एन फाइव होता है, तो लो लिख लो, एन फाइव बार में होता है एल आई, तो यहाँ पे भी एन को मल्टीप्लाई कर दो,
तो एन फाइव की जगह पे आप क्या लिख सकते हो, एल आई लिख सकते हो। तो यहाँ क्या आ जाएगा, एल आई, और बटा में क्या आ जाएगा, डी टी। ठीक है जी। सो जीटा बार में होता है माइनस डी फाइव बटा में डी टी। फाइव की जगह हमने क्या लिख दिया, एन फाइव। एन फाइव बार में हम जानते हैं किसके लिए, इंडक्टर के लिए, प्रेरक कुंडली के लिए क्या होता है, एन फाइव बार में होता है एल गुना में आई। अभी भी कुछ देर पहले देखा था, किसके लिए, सो प्रेरक कुंडली के लिए। तो एन फाइव की जगह हमने एल आई रख दिया, तो क्या हो जाएगा, डी एल आई बटा में डी टी। कोई दिक्कत, चलो आ जाओ। तो हम लोग बच्चों जीटा के जगह पे, जीटा बराबर में क्या लिख सकते हैं, डी एल आई बटा में डी टी। तो जीटा की जगह लिख दो क्या, डी एल आई, और बटा में क्या, डी टी, और मल्टीप्लाई में क्या है, आई। कोई दिक्कत, चलो आ जाओ। सो डी डब्ल्यू बटा में डी टी बराबर, देखो यहां पर एल क्या है, कांस्टेंट है, ये डिफरेंशिएशन से बाहर आ जाएगा, तो अंदर क्या बचेगा, डी आई बटा में डी टी, और गुना में क्या है, आई। ठीक है भाई बच्चों, इस डी टी से डी टी कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया, यहां पर आ गया डी डब्ल्यू बराबर, डी डब्ल्यू बराबर क्या आ गया, एल गुना में आई गुना में डी आई, एल गुना में आई गुना में डी आई। कोई प्रॉब्लम। अब बच्चों अगर स्मॉल वर्क को टोटल वर्क में चेंज करना है, तो आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन किसका, स्मॉल वर्क का। स्मॉल वर्क का अगर इंटीग्रेशन कर दोगे तो टोटल वर्क में चेंज हो जाएगा। अगर बराबर से पहले इंटीग्रेशन कर रहे हो तो बराबर के बाद भी आपको क्या करना है, इंटीग्रेशन करना है। ठीक है जी। सो डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा बच्चों, डब्ल्यू हो जाएगा। ठीक है जी। ये एल कांस्टेंट टर्म है, बाहर आ जाएंगे। आई और डी आई का इंटीग्रेशन कितना होगा, आई स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू। ठीक है जी। अगर जीरो वर्क किए हो तो जीरो करंट चेंज होगा, अगर डब्ल्यू वर्क कर चुके हो तो पूरी की पूरी आई करंट उसमें भेज दिया जाएगा। ठीक है, ये लिमिट लगा दिया। तो डी डब्ल्यू का वर्क, डी डब्ल्यू का इंटीग्रेशन क्या हुआ, डब्ल्यू, डब्ल्यू माइनस जीरो डब्ल्यू। एल कांस्टेंट टर्म थे, बाहर आ गया। आई और डी आई का इंटीग्रेशन कितना हो गया, आई स्क्वायर डिवाइड बाई टू। तो इस तरह से बच्चों आपको वर्क कितना करना पड़ा, हाफ एक बटा दो मल्टीप्लाई बाय एल मल्टीप्लाई बाय आई स्क्वायर। सो किसी भी इंडक्टर वायर में आई करंट को एस्टेब्लिश करने के लिए कितना वर्क करना पड़ता है, हाफ एल आई स्क्वायर। और वर्क ही किसके रूप में स्टोर हो जाता है, एनर्जी के रूप में। कौन सी एनर्जी के रूप में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी के रूप में। ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिकल एनर्जी के रूप में एनर्जी स्टोर हो जाता है अगर आई करंट फ्लो हो रहा है उसमें। कितना एनर्जी स्टोर होता है, 1/2 एल आई स्क्वायर। एनी प्रॉब्लम, क्या इतनी बात समझ में आ रही है आपको। चलो, तो ये भी बातें मैंने आपको बता दी, ये भी एक छोटी प्यारी सी डेरिवेशन थी। ठीक है जी। चलो, आपसे पूछ सकता है कि इंडक्टर में जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी होती है उसको डिराइव करे, उसका फॉर्मूला क्या होता है, सवाल भी पूछ सकता है यहाँ से। तो फॉर्मूला समझ गए आप, डेरिवेशन समझ गए आप। चलिए, अब बच्चों हम आपको लेके चलते हैं इसी चैप्टर में, अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर। अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, उसके एक छोटे से डेरिवेशन है, मैं आपको समझा दूं जरा, तो मुझे जो है वह तृप्ति मिल जाएगी, संतृप्त हो जाऊंगा मैं। देखिए, सो हमारे पास बच्चों क्या है, इसी चैप्टर में एक लास्ट डेरिवेशन है, वो है अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर, मतलब कहे तो एसी जनरेटर। ठीक है, करंट जनरेटर। ओके, जनरेटर कहे तो प्रत्यावर्ती धारा जनित, हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, प्रत्यावर्ती धारा जनित। ठीक है जी। ये क्या होता है बच्चा पार्टी, देखो हम बहुत अच्छे से जानते हैं, क्या जानते हैं सर, हम जानते हैं बच्चों 5 आर में होता है क्या, 5 आर में होता है व्हाट। देखो जो जनरेटर है, उस जनरेटर के लिए 5 आर में होता है बी ए कॉस थीटा। ठीक है जी। फ्लक्स वार में क्या होता है, बी ए कॉस थीटा। ओके, किसी भी जनरेटर से जो इंड्यूस्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स है, जो प्रेरित विद्युत वाहक बल है, वो कितना होता है बच्चों, माइनस डी फाइव बटा में डी टी। ठीक है जी। माइनस फाइव की जगह क्या लिख दोगे, बी ए कॉस थीटा। ठीक है जी, डिवाइड बाय डी टी। ध्यान रहे बच्चों, इस थीटा का जगह लिख सकते हो ओमेगा के नाम है टी। कैसे आया सर, देखो आपको बहुत अच्छे से पता है कि एंगुलर वेलोसिटी बराबर में होता है एंगुलर डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। यहाँ पर ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी है, थीटा क्या है, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट है, टी क्या है, टाइम है। कोणीय वेग बराबर में होता है कोणीय विस्थापन बटा में समय। तो फिर थीटा बराबर में क्या हो जाएगा, ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी। थीटा बराबर ओमेगा मल्टीप्लाई बाय टी।
तो बच्चों आप थीटा का जगह क्या लिख सकते हो, थीटा की जगह आप लिख सकते हो क्या, थीटा की जगह लिख सकते हो ओमेगा गुना में टी। तो सो आ जाएगा यहाँ पर कॉस ओमेगा टी और डिवाइड बाय क्या हो जाएगा डी टी। ओके, सो जीटा इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चों माइनस, देखो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है वो यूनिफॉर्म होता है, एक समान होता है, बाहर आ जाएंगे। एरिया भी चेंज नहीं होता, यूनिफॉर्म होता है, बाहर आ जाएंगे। अंदर केवल कौन रहेगा बच्चों, डी मल्टीप्लाई बाय कॉस ओमेगा टी और डिवाइड बाय डी टी। मतलब जो अल्टरनेटिंग करंट जनरेटर है, जो प्रत्यावर्ती धारा जनित है, उसमें केवल बच्चों जो क्वाइल होते हैं, जो रेक्टेंगुलर क्वाइल, सॉरी रेक्टेंगुलर जो हमारे पास वायर होता है, ठीक है, उस रेक्टेंगुलर वायर को केवल घुमाया जाता है। घुमाने से क्या होता है, उसका थीटा चेंज हो रहा होता है। तो केवल थीटा चेंज हो रहा है, मतलब ओमेगा टी चेंज हो रहा है, ठीक है, उसके मैग्नेटिक फील्ड और एरिया चेंज नहीं होता है। ठीक है जी, चलो नेक्स्ट आ जाओ, माइनस बी ए। बच्चों अब कॉस ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, माइनस साइन ओमेगा टी, माइनस साइन ओमेगा टी। और फिर ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन कितना होता है, ओमेगा। तो इस तरह से यहां से जीटा बराबर में क्या आ जाएगा बच्चों, माइनस एंड माइनस प्लस, और बी ए ओमेगा, बी ए ओमेगा, और फिर क्या आ गया साइन ओमेगा टी, क्या आ गया जी, साइन ओमेगा टी। सो जीटा इक्वल्स टू हो चुका है बी ए ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक है जी, और जो बच्चों यहां पर बी है वो भी कांस्टेंट है, ए जो है वो भी कांस्टेंट है, और जो ओमेगा है वो भी कांस्टेंट है। एक कांस्टेंट वेलोसिटी के साथ घुमाते हैं इसे, एक नियत कोणीय वेग की गति से, है ना, कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी से को घुमाते हैं, जिससे थीटा चेंज हो रहा होता है। तो ना ही ये जो है बी जो है चेंज हो रहा है, ना ही ए चेंज हो रहा है, ना ही ओमेगा चेंज हो रहा है, हमेशा ओमेगा सेम रहता है। तो ये तीनों कांस्टेंट है, इस तीनों कांस्टेंट का एक नया नाम दे दिया जाता है, जो कि क्या हो जाता है, जीटा इक्वल्स टू जीटा नोट। इसका नाम रख देंगे जीटा नोट, और मल्टीप्लाई बाय क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी। सो बच्चों एक ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर से कितना जो है वो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स इंड्यूस होता है, वो होता है जीटा नोट साइन ओमेगा टी। जहां पर जीटा नोट बराबर में क्या है, जीटा नोट बराबर में है बी ए ओमेगा, बी ए ओमेगा। ठीक है जी, ये सर जीटा नोट क्या है, ये है बच्चों इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू। कौन सी वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, उच्चतम अधिकतम मान है ये जीटा नोट। ये क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स ड्यूरिंग द ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटिंग। ठीक है, उसका वैल्यू कितना होता है, आपसे जीटा नोट पूछ सकता है, कितना होता है बी ए ओमेगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड दे रखा हो, अगर एरिया दे रखा हो, अगर एंगुलर वेलोसिटी कोणीय वेग दे रखा हो, तो आप निकाल सकते हो। ध्यान रखना बच्चों कि जो ओमेगा की फॉर्मूला होती है वो होती है ओमेगा बराबर में होता है 2 पाई और मल्टीप्लाई बाय एफ। यहाँ पे एफ क्या है, एफ है लीनियर फ्रीक्वेंसी। क्या है ये, लीनियर फ्रीक्वेंसी, रेखीय आवृत्ति। ठीक है जी, सो ये लीनियर फ्रीक्वेंसी है बच्चों। इस लीनियर फ्रीक्वेंसी को याद रखना, 2 पाई और एफ को मल्टीप्लाई कर देना, 2 पाई एफ को मल्टीप्लाई कर दोगे तो क्या निकल जाएगा, ओमेगा निकल जाएगा, एंगुलर वेलोसिटी निकल जाएगा। ठीक है जी, तो ये थी हमारी प्यारी सी और छोटी सी डेरिवेशन। मिटा देते हैं इसे, चलो मिटा देते हैं। देखिए बच्चों एक 8th चैप्टर से जो है बहुत ही प्यारा सा जो है मेरे पास एक 8th चैप्टर से है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स से एक प्यारा सा मेरे पास जो है वो डेरिवेशन है, वो है रिलेशन बिटवीन, रिलेशन बिटवीन, ठीक है, क्या इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ओके, एंड मैग्नेटिक, एंड मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, एनर्जी डेंसिटी। ठीक है जी, ये हमारे पास क्या है, एक रिलेशन है, एक टॉपिक है। ओके, इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी के बीच में और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी के बीच में। ओके,
बच्चों इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी को आपको दिखाना है यूई से, और मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी को दिखाना है आपको यूबी से। ठीक है जी। बच्चों हमने पिछले अध्याय में कर रखा है क्या, कि जो इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी होता है वो होता है हाफ एप्सिलॉन नोट और ई आर एम एस का स्क्वायर। ठीक है जी। ये ई आर एम एस क्या है सर, ये एप्सिलॉन नोट क्या है सर, एप्सिलॉन नोट है क्या इलेक्ट्रो, ठीक है, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी ऑफ वैक्यूम। ठीक है, निर्वात की विद्युतीय पारगम्यता। ठीक है, और ई आर एम एस क्या है, ये आर एम एस वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके जी, ये हमने पढ़ रखा है पिछले के अध्याय में। ओके, उसके बाद बच्चों क्या है कि हमने इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक के बीच में एक एनालॉग देखा है, एक रिलेशन देखा है, जहां से हम लोग इसी यूबी को लिख सकते हैं कितना, हाफ एप्सिलॉन नोट की जगह आ जाएगा 1 में म्यू नोट, और जहां ई आर एम एस है वहां लिख सकते हैं बी आर एम एस का स्क्वायर। तो इस तरह से ये फॉर्मूला क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा 1/2 बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, म्यू नोट। तो ये क्या है, ये है इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी, ये है मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी, ये दो फॉर्मूला। ठीक है जी, कोई दिक्कत आपको नहीं होना चाहिए बच्चों, ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए। अब सुनो, एक तीसरा फॉर्मूला बता रहा हूं जो कि है C इक्वल्स टू होता है बच्चों बी नोट अपॉन में, सॉरी ई नोट अपॉन में बी नोट। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो होता है क्या, स्पीड ऑफ द लाइट, प्रकाश की चाल के बराबर। ये हो गया थर्ड समीकरण। ठीक है, ये कोई डेरिवेशन नहीं है, फॉर्मुलेज हैं, आपको याद रखना है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड का जो रेशियो है वो क्या है, स्पीड ऑफ लाइट। उसके बाद एक और रिलेशन बता रहा हूं बच्चों, वो क्या है, वो है C इक्वल्स टू 1 डिवाइडेड बाय रूट अंडर म्यू नोट मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नोट। ठीक है जी, ये है बच्चों फोर्थ ओके रिलेशन। ये क्या है सर, इलेक्ट्रिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम, ये क्या है, मैग्नेटिक परमेबिलिटी इन वैक्यूम। ठीक है, यस, चुंबकीय पारगम्यता, ये है क्या, निर्वात की विद्युतशीलता। ठीक है जी, तो इस तरह से चार हमारे पास क्या आ चुके हैं, रिलेशन आ चुके हैं। अब इस रिलेशन से क्या निकालना है वो देखो बच्चों, अगर मैं इस यूई को आगे बढ़ाऊं, किसको आगे बढ़ाऊं, यूई को। ठीक है जी, सो यूई इक्वल्स टू, ठीक है, या फिर ऐसा करता हूं यूबी को आगे बढ़ाता हूं, सो यूबी इक्वल्स टू, हमारे पास क्या लिख रखा है 1/2 डिवाइडेड बाय, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड कह सकते हैं, ये कौन से इक्वेशन से, फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड ना, दूसरे वाले इक्वेशन से क्या लिख सकते हैं, यूबी बराबर में हाफ बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्या, म्यू नोट लिख सकते हैं जी। अब क्या है बच्चों, बी आर एम एस की जगह लिखा जा सकता है, क्या लिख सकते हैं, बी आर एम एस की जगह लिख सकते हैं बच्चों बी नोट अपॉन में √2। ठीक है जी, बी आर एम एस बराबर में क्या होता है, बी नोट बटा √2। ठीक है जी, उसका क्या, होल स्क्वायर, और डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा, म्यू नोट। ठीक है जी, ओके, सो बच्चों बी नोट का स्क्वायर हो जाएगा और √2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 2, 2 जा कितना होगा 4, सो ये हो जाएगा 1/4 मल्टीप्लाई बाय बी नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय म्यू नोट। ठीक है जी, इक्वल्स टू, ध्यान से समझिएगा बच्चों, अब जहां पर बी नोट है वहां पे मैं क्या लिख सकता हूं, बी नोट को अगर मैं इधर ले आऊं और सी को इधर ले जाऊं तो क्या हो जाएगा, बी नोट इक्वल्स टू हो जाएगा ई नोट बटा में सी, रख दीजिए यहां पे लाके, सो 1/4, ठीक है, बी नोट जो क्या रखूंगा मैं, ई नोट बटा में सी, और उसका क्या, होल स्क्वायर, और डिवाइड में क्या है, म्यू नोट। सो क्या आया हमारे पास, हमारे पास आया बच्चों यू बी बराबर 1/4, ठीक है जी, ई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय म्यू नोट, यही आया जी, कोई दिक्कत नहीं। चलो बच्चों, क्या आपको बहुत अच्छे से नहीं पता है, क्या पता है सर, सर क्या पता है, आप ही बता दो सर, वाह वेरी गुड,
यही हम सुनने को बेताब थे, इसी सुनने के लिए हम तो यहाँ पर आए थे, है ना। यस, देखिए बच्चों क्या है, तो यहां पर ये है हमारे पास क्या कि जो यहां पर जो बच्चों सी स्क्वायर है, इस सी स्क्वायर की जगह क्या लिख सकते हैं, अगर इसका मैं स्क्वायर कर दूं तो क्या आ जाएगा, 1 में म्यू नोट गुना में एप्सिलॉन नोट, है या नहीं है। सो बच्चों यहां आ जाएगा ई नोट का स्क्वायर डिवाइडेड बाय सी स्क्वायर की जगह क्या आ जाएगा, 1/में क्या, म्यू नोट गुना में एप्सिलॉन नोट, और नीचे में उसके मल्टीप्लाई में क्या है, म्यू नोट इक्वल्स टू 1/4 मल्टीप्लाई बाय क्या, ई नोट का स्क्वायर, ठीक है जी, डिवाइडेड बाय, अब देखो बच्चों 1 में म्यू नोट गुना में एप्सिलॉन नोट, ये चला जाएगा ऊपर, इधर आ जाएगा म्यू नोट गुना में क्या, एप्सिलॉन नोट, और डिवाइड में क्या है, म्यू नोट ना। सो बच्चों म्यू नोट से म्यू नोट कैंसिल, आंसर क्या आया, आंसर आया 1/4 मल्टीप्लाई बाय एप्सिलॉन नोट, और मल्टीप्लाई बाय क्या, ई नोट का स्क्वायर, ये देखो आया क्या, ये देखो, इतनी बात समझ में आ गई। क्या मैं कुछ मिटाऊं ऊपर से, चलो मैं नाम मिटाता हूं तो शायद से कुछ काम हो जाए, नाम मिटाने से कुछ काम हो जाए। चलो इतनी बात समझ में आ गई, अगर कुछ आपको रह सह गया हो तो आप क्या करना, पीछे करके दोबारा देख लेना इस डेरिवेशन को मैंने क्या समझाया, ठीक है जी। चलो सो यहां से आ जाएगा यू बी इक्वल्स टू क्या, 1/2 एप्सिलॉन नोट। बच्चों यहां से मैंने 2 ले लिया है, इस 2 को कहां लेके चला गया, इसको मैं क्या करता हूं, इसके साथ सेट कर देता हूं, ई नोट बटा में √2 का स्क्वायर, जो 2 मैंने यहां हटाया था उसको मैं स्क्वायर के अंदर लेके चला गया, स्क्वायर के अंदर 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा, √2 हो जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि √2 का स्क्वायर कितना आता है 2, 2 बाहर आएगा ये 4 बन जाएगा, समझ में आ गई बात। चलो सो बच्चों मैं यहां पर ई नोट बटा में √2 को क्या लिख सकता हूं, ई आर एम एस लिख सकता हूं, सो ई आर एम एस का क्या हो जाएगा, ये स्क्वायर। तो आप देखिए क्या आपको नहीं लग रहा है कि हाफ एप्सिलॉन नोट ई आर एम एस का स्क्वायर, क्या ये आपको यूई के बराबर नहीं लग रहा है, तो मतलब यूबी और यूई क्या होता है, बराबर होता है, ये रिलेशन यहां से मिल गया हमें, ठीक है जी, ये रिलेशन हमें क्या हो गया, मिल गया। मिटा दूं मैं यहां से बातों को, चलो तो इस तरह से कह सकते हैं कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, ठीक है जी। यस, सो बच्चों यहां से एक और डेरिवेशन है प्यारा सा, वो ये है कि एवरेज एनर्जी डेंसिटी, क्या बोल रहा हूं मैं, यू एवरेज, ये क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, ये क्या है, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, उसका फॉर्मूला होता है बच्चों क्या, एवरेज होता है यूई प्लस यूबी के बराबर, यूई प्लस यूई के बराबर, और आपको पता है ये दोनों क्या है, बराबर हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, 2 यूई लिख लीजिए या फिर 2 यूबी लिख दीजिए, है या नहीं है। यस, सो यू एवरेज बराबर में क्या हो जाएगा, यू एवरेज बराबर में हो जाएगा 2 यूई या फिर 2 ईबी ना। अब आप क्या कीजिए, ऊपर से या तो यूई को लाके यहां रख लीजिए तो कुछ ना कुछ डेरिवेशन निकल जाएगा, या यूबी को यहां लाके रख लीजिए तो कुछ ना कुछ डेरिवेशन निकल जाएगा, ठीक है जी, कोई दिक्कत, लाके रख लेते हैं। सो यू एवरेज बराबर में क्या हो जाएगा 2 मल्टीप्लाई में यूई, यूई का वैल्यू क्या है, यूई का वैल्यू है हाफ एप्सिलॉन नोट और ई आर एम एस का क्या, स्क्वायर, ठीक है, 2 से 2 कैंसिल, सो यहां से वैल्यू आएगा एप्सिलॉन नोट और फिर क्या, ई आर एम एस का क्या, स्क्वायर, सो बटो यू एवरेज आ गया हमारे पास, ठीक है। या फिर हम लोग निकाल सकते हैं किसके पदों में, वी आर एम एस के पदों में, सो ये वी आर एम एस सॉरी है ना, बी के पदों में, तो वहां क्या आ जाएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, और क्या आता है बी आर एम एस का स्क्वायर और डिवाइड बाय क्या, म्यू नोट, है ना, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और इस तरह से यहां से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा बी आर एम एस का स्क्वायर डिवाइड बाय क्या, म्यू नोट, है या नहीं है बच्चों। सो आप यहां से ये दोनों फॉर्मूला क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। हाँ ध्यान रहे ई आर एम एस की जगह आप क्या लिख सकते हैं, ई आर एम एस की जगह आप यूज कर सकते हैं ई नोट डिवाइड बाय √2, या फिर बी आर एम एस की जगह आप यूज कर सकते हैं क्या,
बी आर एम एस की जगह आप यूज कर सकते हैं व्हाट, बी आर एम एस की जगह आप यूज कर सकते हैं बी नोट डिवाइड बाय √2। ठीक है, ये दो आप समीकरण यहां पर यूज कर सकते हैं। अगर ई आर एम एस में वैल्यू दे रखा है तो आप यू एवरेज निकाल लीजिए, अगर बी आर एम एस में वैल्यू दे रखा है तो यू एवरेज निकाल लीजिए। ठीक है, अगर ई आर एम एस नहीं देके ई नोट दे रखा है, ई नोट क्या है, देखो ये आर एम एस वैल्यू है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू है, ई नोट क्या है, पिक वैल्यू, अधिकतम मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, बी नोट क्या, मैक्सिमम वैल्यू। तो ये रख के रख लीजिए आप, है या नहीं है, तो दोनों तरीके से निकाल सकते हैं यहां पर किसका, एवरेज एनर्जी डेंसिटी, औसत ऊर्जा घनत्व का वैल्यू। ठीक है जी, डेरिवेशन समझ में आ गई आपको। ये थी 8th चैप्टर से, ये दोनों भी बातें याद रखिएगा। प्रकाश की चाल बराबर में होता है 1 डिवाइड बाय रूट अंडर म्यू नोट गुना में एप्सिलॉन नोट, और सी बराबर में क्या होता है, ई नोट बटा में बी नोट। विद्युत क्षेत्र और चुंबक क्षेत्र का अनुपात क्या होता है, प्रकाश की चाल के बराबर। ठीक है जी, अब मुझे ये बताओ कि एप्सिलॉन नोट का वैल्यू कितना होता है, एप्सिलॉन नोट का वैल्यू होता है 8.85, 8.85 मल्टीप्लाई 10⁻⁻12। ठीक है जी, आप मुझे ये बताओ बी नो सॉरी म्यू नोट का वैल्यू कितना होता है, उसका वैल्यू होता है 4 पाई मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻7। ठीक है जी, 10⁻⁻7। सो ये दोनों वैल्यूज याद रखिएगा आप ना, यहां पे लाके आप रख सकते हैं, वैल्यूज कैलकुलेट कर सकते हैं किसका, एवरेज डेंसिटी का। सो बच्चों इस वीडियोस में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूं कि मैं आपको फर्स्ट बुक पूरी की पूरी डेरिवेशन दे चुका हूं। सेकेंड बुक के भी मेरे सारे चैप्टर्स अपलोड हैं इस चैनल पर। आपको सेकेंड चैप्टर्स में सॉरी सेकेंड वीडियो बुक्स में अगर आपको कोई डेरिवेशंस का सॉल्यूशन लेना है तो कम ऑन सर्च, ओके सर्च नीव एडुकेयर, गो टू द प्लेलिस्ट सेक्शन, प्लेलिस्ट में आप सर्च कीजिए, देखिए आपको बहुत सारे चैप्टर्स मिल जाएंगे एकदम दे धड़ाक धड़ाक। ठीक है जी, उन सारे वीडियोस के मैं लिंक यहां पर डाल देता हूं, यू कैन सर्च फ्रॉम देयर लिंक। ठीक है जी, सो थैंक यू बच्चों, आपको अच्छा लगा होगा, उम्मीद करते हैं आपको बहुत ज्यादा फायदा हो रहा होगा इन सभी वीडियोस से, ये भी उम्मीद करते हैं। कोई आपके पास क्वेश्चंस हो, क्वेरीज हो, आप हमें कमेंट बॉक्स में देख करके पूछ सकते हैं। ठीक है जी, और बच्चों अगर हमारे वीडियोस अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज लाइक भी कीजिए, लाइक कर दिया करो यार। ठीक है, सब्सक्राइब कर दिया करो अगर नहीं किए हो तो, और अगर किसी को बताना है, शेयर करना है तो वो भी कर दिया करो, किसी को इस चैनल पर यहां से प्रेरित कर दो कि कोई देख सके, अगर किसी को फायदा है तो। ठीक है, अच्छा लगा हो, उम्मीद करता हूं पक्का तुम लाइक करके जाओगे। ठीक है जी, कुछ ना कुछ कमेंट भी कर दिया करोगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, अपनों का ख्याल रखिए, माता पिता का जरूर कहना मानिए, और आस पड़ोस के जानवर और पेड़ पौधों का ख्याल रखिए। अगली बार मिलते हैं, टिल देन बाय बाय, गुड नाइट एट द नीव एडुकेयर, दोबारा फिर मिलेंगे, थैंक यू।